नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म दृष्टि आईएएस पर। मेरा नाम शिवम कुमार त्यागी और आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं रेपो दर के विषय में चर्चा को सुनिश्चित करने के लिए। अब रेपो दर क्या है, ये जानना जितना ज़रूरी है, उसके साथ साथ ये जानना भी हमारे लिए बेहद ज़रूरी है कि आम जनजीवन पर इसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है। रेपो दर की पृष्ठभूमि जानने से पहले थोड़ा सा मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी के विषय में समझना भी हमारे लिए जरूरी हो जाता है। मौद्रिक नीति, जिसे भारत में इस समय एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के थ्रू बनाया जाता है। ये जो मौद्रिक नीति समिति है, जिसके द्वारा मौद्रिक नीति का संचालन या मौद्रिक नीति को बनाया जाता है, स्पेशली इसके अंतर्गत कुल 6 सदस्य शामिल किए जाते हैं, जिसमें से 3 सदस्य आरबीआई की तरफ से नियुक्त किए जाते हैं, जिनमें से एक आरबीआई के गवर्नर भी होते हैं जो इस समिति के अध्यक्ष भी होते हैं, और 3 सदस्य भारत सरकार की तरफ से नियुक्त किए जाते हैं। सवाल ये उठता है कि ये जो मौद्रिक नीति बनाई जा रही है, इसका रेपो रेट से क्या संबंध है। जब हम रेपो दर की बात करते हैं बच्चों, तो रेपो दर मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरणों का ही एक उपकरण है, आप कह सकते हैं, या एक अंग है, आप ऐसे कह सकते हैं। मुख्य रूप से जब हम मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरणों की बात करते हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स की बात करते हैं, तो उसमें सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, नकद आरक्षी अनुपात, एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात, बैंक रेट, बैंक दर, रिवर्स रेपो रेट, उलट या विपरीत रेपो दर, ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन, एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीमांत स्थायी सुविधा के साथ साथ रेपो दर भी उसी में शामिल है। सवाल यह है कि सर, ये रेपो रेट जिसका आप इतनी देर से जिक्र कर रहे हैं, बार बार रेपो रेट बोल रहे हैं, ये रेपो रेट एक्चुअली में है क्या। रेपो दर आरबीआई का वह रेट है, यानी वह दर है आरबीआई की, जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराती है। मतलब हमें पता है आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स का बैंक है। भारत में जितने भी वाणिज्यिक बैंक स्थित हैं, उनके बैंक की अगर हम बात करें तो वो आरबीआई है। बैंक के बैंक होने का मतलब क्या हुआ कि कॉमर्शियल बैंक को जब भी ऋण की जरूरत होगी तो वो ऋण मांगने किससे जाएंगे? आरबीआई से। और अगर अधिशेष की अवस्था में होंगे तो अपने अधिशेष को भी कहां जमा करेंगे? आरबीआई के साथ। जैसे हम कहते हैं आम जनता का यानी हमारा जो बैंक है वो कौन है? कॉमर्शियल बैंक है। तो मैंने ये कहा है कि आरबीआई जिस रेट पर कॉमर्शियल बैंक को अल्पकालिक शॉर्ट रन लोन देने का काम करती है, दैट इज कॉल्ड रेपो रेट। मान लीजिए कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए लोन लेने के लिए पहुंचता है। कहता है कि हमें 10,000 रुपए की, ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं लेकर चलते हैं, हम 10,000 रुपए लेकर चलते हैं। तो 10,000 रुपए की हमें आवश्यकता है, ये 10,000 रुपए हमें दे दिए जाएं। तो आरबीआई द्वारा इस 10,000 के लिए जो ब्याज दर निर्धारित की जाएगी, जो इंटरेस्ट रेट फिक्स किया जाएगा, उसी इंटरेस्ट रेट का नाम रखा गया है रेपो रेट। मान लीजिए 10,000 के लिए 10% का इंटरेस्ट रेट फाइनलाइज किया गया। अल्पकालिक ऋण है, इसलिए इसे नाम दिया जाएगा रेपो रेट। ठीक। यहां पर जो बच्चों रेपो है, इस शब्द का मतलब होता है रीपरचेज ऑप्शंस। ये रीपरचेज ऑप्शंस क्यों है भाई? आप अगर किसी से भी लोन लेने जाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि अगर आप लोन लेने आए, अरे आप ही का तो इंतजार था, लोन लेकर जाइए। नहीं, कोई भी ऐसे लोन नहीं देता। लोन तभी दिया जाएगा आपको जब आप कुछ गिरवी रखते हैं, कुछ भी सिक्योरिटी के रूप में। तो यहां पर कॉमर्शियल बैंक क्या करते हैं? आरबीआई के पास कुछ सिक्योरिटीज गिरवी रख देते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रख देते हैं, जिन सरकारी प्रतिभूतियों को उन्होंने आरबीआई से ही खरीदा था। क्लियर है? आरबीआई सरकार के बिहाफ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का सेल परचेज भी करती है। तो आरबीआई से कॉमर्शियल बैंक ने जिन सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदा होता है, उन्हीं सरकारी प्रतिभूतियों को कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास गिरवी रख देते हैं।
जब कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास उन सिक्योरिटीज को गिरवी रख देते हैं तो उसके बदले आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को अल्पकालिक ऋण उपलब्ध करा देती है। तो जिस दर पर वो ऋण दिया गया उसे रेपो रेट कहा गया। और ये रीपर्चेज ऑप्शन इसलिए है कि जब कॉमर्शियल बैंक अपने द्वारा लिए गए लोन को चुका देंगे, तो कॉमर्शियल बैंक द्वारा आरबीआई के पास जिन सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रखा गया होगा उन सरकारी प्रतिभूतियों को पुनः वापस प्राप्त कर लिया जाएगा। क्लियर है? पुनः वापस प्राप्त कर लिया जाएगा। किससे? आरबीआई से कॉमर्शियल बैंक द्वारा। तो रीपर्चेजिंग का एक्चुअल मीनिंग हुआ दोबारा से खरीदना। इसको एक साधारण तरीके से भी हम समझ सकते हैं, जनरल कॉन्सेप्ट लेकर के। जैसे मान लीजिए आपने कहीं से 4 तोले सोना लिया, मान लीजिए लगभग 40 ग्राम हमने गोल्ड परचेज किया है। अब हमें कुछ समय बाद उस गोल्ड की आवश्यकता तो है, लेकिन हमें कुछ पैसे की नीड हो गई। 4 तोले सोना आपने लिया, मान लीजिए केवल और केवल 3 लाख रुपए का। अब 3 लाख रुपए का आपने 40 ग्राम सोना लिया है, मैं ग्राम में चलता हूं, तोले में नहीं। तो 40 ग्राम गोल्ड लिया है आपने। अब आप 3 लाख का लिया है और आपको 2.5 लाख रुपए की अचानक से जरूरत पड़ती है और आप किसी भी लोन देने वाले व्यक्ति या जो गोल्ड बेच रहा है उसके पास जाते हैं। गोल्ड लोन के थ्रू आप लोन प्राप्त कर लेते हैं। फिर कुछ समय बाद आपने अपनी आवश्यकता पूरी कर ली और आपके पास पैसे हुए, तो आप क्या करेंगे? अपने द्वारा लिए गए लोन को चुकाएंगे, बदले में अपने द्वारा गिरवी रखे गए गोल्ड को पुनः प्राप्त कर लेंगे। यानी एक बार पहले प्राप्त किया था, एक बार दोबारा प्राप्त करना हुआ। तो रीपर्चेज आप किसी चीज का यहां पर करते हैं, दैट्स वाई नाम दिया गया है रेपो रीपर्चेज ऑप्शंस। अब आते हैं इसके इंपैक्ट पर कि किसी भी अर्थव्यवस्था पर और किसी भी अर्थव्यवस्था में रह रहे आम जनजीवन पर इसका क्या इंपैक्ट है, ये प्रभाव को भी थोड़ा समझते हैं। आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को जिस रेट पर लोन देती है उस रेट को नाम दिया हमने रेपो रेट का। अब कॉमर्शियल बैंक इस लोन को अपने लिए तो लेते नहीं है, किसके लिए लेते हैं? आम जनता के लिए। तो आरबीआई से इन्होंने 10% पर 10,000 रुपए प्राप्त किए थे और यही कॉमर्शियल बैंक जब आम जनता को ये 10,000 रुपए देने जाएंगे तो 10% पर तो नहीं देंगे। मान लीजिए ये कितने पर दे रहे हैं? 15% पर दे रहे हैं। कितने पर दे रहे हैं बच्चों? 15% पर दे रहे हैं। ठीक। अब आरबीआई को ये अनुभव होता है, आरबीआई ने सीपीआई को देखा, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को देखा, या आरबीआई को एहसास हुआ कि अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन है, यानी महंगाई है। महंगाई, इन्फ्लेशन की डेफिनेशन मतलब आप जानते हैं, जब किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में वृद्धि दर्ज की जाती है तो उसे हम मुद्रास्फीति की अवस्था कहते हैं। तो इन्फ्लेशन है, यानी वस्तुएं और सेवाएं क्या हैं? महंगी हैं। लेकिन महंगी होने का मेन रीजन है अर्थव्यवस्था में बढ़ी हुई मांग, यानी गुड्स और सर्विसेज की डिमांड ज्यादा है। और डिमांड ज्यादा होने से ऑब्वियस है, हमें यह पता चला कि महंगाई आ गई है। और ये डिमांड ज्यादा होने का एक रीजन पता चला हमें, मनी फ्लो का ज्यादा होना, यानी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह ज्यादा है, जिससे इन्फ्लेशनरी क्राइसिस हमें देखने को मिल रहा है, मुद्रास्फीति की अवस्था हमें देखने को मिल रही है। हम ये चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था में ये इन्फ्लेशनरी क्राइसिस ना हो, मुद्रास्फीति की अवस्था ना हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये डिमांड कम करनी पड़ेगी, और डिमांड कम करने के लिए हमें मनी फ्लो, मुद्रा का प्रवाह कम करना पड़ेगा। तो अगर आरबीआई अपने रेपो रेट को बढ़ा देती है, जैसे 10% पर है, इसे बढ़ाकर अगर आरबीआई 20% कर देती है, 20% जैसे ही आरबीआई ने किया, तो कॉमर्शियल बैंक ने अपने इंटरेस्ट रेट को 15% से बढ़ाकर कितना कर देना है? 25% कर देना है। 20% उधर हुआ तो इधर कितना हो गया? 25%। यानी आम जनता के लिए अब लोन लेना पहले की अपेक्षा महंगा हो गया, और जैसे ही ये महंगा होगा तो लोग लोन लेने से बचेंगे। भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ने से, आप बताइए, अगर कोई आपको 1% पर लोन दे रहा हो, आप तब लोन लेना पसंद करेंगे या 20% पर दे रहा हो तब लेना पसंद करेंगे? तो हम कहेंगे सर 1% पर दे रहा होगा तो हम लेना पसंद करेंगे। तो ऑब्वियस है कि कॉमर्शियल बैंक ने अपनी ब्याज की दरें क्या कर दी?
बढ़ा दी, वाणिज्यिक बैंकों ने अपने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दिया। अब वाणिज्यिक बैंकों ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए तो आम जनता ने लोन लेना कम कर दिया। लोन लेना कम हुआ तो मार्केट में जो अतिरिक्त मुद्रा का प्रवाह होने वाला था, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स कम थे, वो अतिरिक्त मुद्रा का प्रवाह वहीं पर स्टॉप हो गया, वहीं पर वो क्या हो गया बच्चों, रुक गया। अगर वो वहीं पर रुक गया तो इसका मतलब मनी फ्लो अब एक्स्ट्रा नहीं हो रहा है। मनी फ्लो नहीं हो रहा है तो डिमांड या तो एज इट इज रहेगी या डिमांड में धीरे धीरे क्या आएगी, कमी आएगी, मांग में कमी आएगी। और मांग में कमी आएगी तो महंगाई अपने आप क्या हो सकती है, कम हो सकती है। अपने आप क्या हमने की है, तो महंगाई कम करने के लिए, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए हम रेपो रेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का नियंत्रण, इन्फ्लेशन कंट्रोल, मुद्रास्फीति नियंत्रण, महंगाई को नियंत्रित करने का आप कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है किसका, रेपो रेट का। पहला तो हमें यह समझ में आया। दूसरी ओर अगर अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह ऑलरेडी कम है, मनी फ्लो कम है, मुद्रा का प्रवाह कम होता है बच्चों, तो मांग कम होती है। मैं इसको फ्लो चार्ट से आपको समझा सकता हूं कि हम ये पहली बात इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की जो हमने कही, हमने कहा कि मान लीजिए मांग अधिक है। मांग अधिक क्यों है, क्योंकि मुद्रा का प्रवाह अधिक है। ठीक, मांग अधिक है, मुद्रा का प्रवाह अधिक है, तो इससे हम कहते हैं कि मुद्रास्फीति है ना। हम क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति की अवस्था है। अब हमें इस मुद्रास्फीति की अवस्था को नियंत्रित करना है, महंगाई नहीं होनी चाहिए। तो हमने क्या किया था, हमने जो मनी फ्लो है यानी मुद्रा का प्रवाह है वो कम किया। कैसे कम किया हमने रेपो रेट को बढ़ा दिया, रेपो दर को बढ़ा दिया। रेपो रेट बढ़ा तो मुद्रा का प्रवाह कम हुआ, मुद्रा का प्रवाह कम हुआ तो अर्थव्यवस्था में मांग क्या होगी बच्चों, कम हो गई और डिमांड कम हुई। इससे हम कह सकते हैं मुद्रा स्फीति में क्या आई, कमी आई, इन्फ्लेशन में कमी आई, महंगाई कम हुई। वहीं दूसरी ओर हम कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में ऑलरेडी मुद्रा का प्रवाह कम है, मनी फ्लो कम है, तो मांग कम होगी। अगर मांग कम होगी तो आप बताइए इसका इंपैक्ट किस चीज पर पड़ेगा। डिमांड कम होने से प्रोडक्शन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। डिमांड कम होगी तो उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा तो वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता कम होगी, और यही अवेलेबिलिटी इकोनॉमिक ग्रोथ को दर्शाती है, आर्थिक समृद्धि को दर्शाती है। किसी व्यक्ति के विषय में हमें मालूम करना है कि ये आर्थिक रूप से समृद्ध है या नहीं, तो हम क्या देखते हैं, उस व्यक्ति विशेष के पास तो वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध हैं या नहीं, गुड्स और सर्विसेज की अवेलेबिलिटी है या नहीं। अगर उस व्यक्ति विशेष के पास वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता होगी तो वो आर्थिक रूप से क्या कहलाएगा, समृद्ध कहलाएगा। तो वैसे ही देश विशेष के बारे में अगर मैं इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करूं, तो जब देश में वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध होती हैं तो देश आर्थिक रूप से समृद्ध बनता है। अब फिर से वापस लौटते हैं, अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह कम है, मुद्रा का प्रवाह कम है तो मांग कम है, मांग कम है तो उत्पादन कम है। इसका मतलब आर्थिक समृद्धि में कमी है, क्योंकि उत्पादन कम होने से वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता में क्या देखने को मिलेगी, हमें कमी देखने को मिलेगी। हम चाहते हैं कि इकोनॉमी में इकोनॉमिक ग्रोथ आए, आर्थिक समृद्धि आए। तो सवाल ये उठता है कि हम आर्थिक समृद्धि कैसे ला सकते हैं, थ्रू रेपो रेट। तो रेपो रेट क्या करता है, अपनी, या आप कह सकते हैं रेपो दर को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू रेपो दर को कम कर सकता है। जैसे ही रेपो रेट कम होगी तो हमें पता होना चाहिए रेपो दर कम होने से अर्थव्यवस्था में डिमांड बढ़ जाएगी। क्योंकि देखिए ये 20% से जैसे ही 10% पुनः किया गया तो कॉमर्शियल बैंक ने भी अपना इंटरेस्ट रेट 25% से 15% कर दिया। तो इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोन लेने वालों की संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी।
लोन लेने वालों की संख्या बढ़ेगी तो ऑब्वियस है कि मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि पैसा लोगों के पास ज्यादा होगा तो मांग बढ़ेगी। मांग बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि आएगी, क्योंकि मांग बढ़ने से ही उत्पादन होगा, उत्पादन होगा तो वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता में वृद्धि होगी। साथ ही साथ याद रखिएगा, उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार की उपलब्धता भी होगी। अब हमें यह समझना है, हमारे पास दो बातें आई, एक तो मुद्रास्फीति नियंत्रण और दूसरा है अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि लाना। ये दोनों ऑब्जेक्टिव हैं किसके? रेपो रेट के। रेपो दर अर्थव्यवस्था को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने में भी मदद करती है, वहीं दूसरी ओर रेपो रेट अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का नियंत्रण करने में भी मदद करती है। जैसे अब इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली कह देते हैं। रेपो दर है, दो स्ट्रक्चर मैं आपके लिए लेकर आया हूं, रेपो दर और दूसरी तरफ भी मैंने लिखा रेपो दर। ठीक, दोनों में फर्क ये है कि हम दोनों में एक की वृद्धि करेंगे, एक को कम करेंगे। मान लीजिए हमने रेपो रेट को बढ़ाया, तो रेपो रेट बढ़ती है तो हमें पता चला अर्थव्यवस्था में मुद्रा का जो प्रवाह है बच्चों, वो कम हो जाता है ना। रेपो रेट बढ़ा तो कॉमर्शियल बैंक ने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, कॉमर्शियल बैंक ने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए तो लोन लेने वालों की संख्या क्या हो गई? कम हो गई। तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह पहले की अपेक्षा क्या हो जाता है बच्चों? कम हो जाता है। साथ ही साथ हमें यह भी पता चला कि जैसे ही मुद्रा का प्रवाह कम होगा तो हमें पता चला कि मांग, वस्तुओं और सेवाओं की मांग में क्या आएगी? कमी आएगी। मांग कम होगी तो मुद्रास्फीति, महंगाई अपने आप क्या हो जाएगी बच्चों? कम हो जाएगी। इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। इन्फ्लेशन कम होगा तो हमें पता चला कि इसके कारण उत्पादन भी कम हुआ है। उत्पादन कम हुआ है। उत्पादन कम हुआ तो हम कह सकते हैं आर्थिक समृद्धि में कमी आ सकती है। आर्थिक समृद्धि में कमी आ सकती है। साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं रोजगार में भी कमी आ सकती है। ये सारे इंपैक्ट हैं अगर रेपो रेट को हमने बढ़ाया, रेपो दर को हमने बढ़ाया। वहीं दूसरी ओर अगर हम रेपो रेट में कमी लाते हैं बच्चों, तो रेपो रेट को कम करने से हम कहते हैं मुद्रा का प्रवाह अर्थव्यवस्था में क्या हो जाएगा बच्चों? बढ़ जाएगा। मुद्रा का प्रवाह बढ़ेगा तो हम कहते हैं मांग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मांग बढ़ेगी तो हम कहते हैं उत्पादन क्या होगा बच्चों? बढ़ेगा। उत्पादन का बढ़ना मतलब अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि को क्या मिलेगा? आर्थिक समृद्धि को क्या मिलेगा? बढ़ावा मिलेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रहा होगा क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेगी। वहीं अगर आर्थिक समृद्धि हो रही है तो हम कह सकते हैं रोजगार, है ना, रोजगार क्या होगा? बढ़ेगा। बट साथ ही साथ मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति की अवस्था भी हमें देखने को मिलेगी। तो ये सारे इंपैक्ट्स हैं कि अगर रेपो रेट कम किया गया तो। हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा आरबीआई ने अपने रेपो रेट में चेंजेस किए हैं। अब वो चेंजेस क्या हुए हैं ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं और मैं अपनी क्लासेस में उनका प्रॉपर डिस्कशन करता हूं और उन चेंजेस होने से किस प्रकार मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स कम या ज्यादा हुए होंगे, आप ये बात अच्छे से समझ पाएंगे। अभी आप देखेंगे अगर रेपो रेट को कम किया गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि रेपो रेट कम होने से सर लोन की ईएमआई सस्ती हुई है या महंगी हुई है। रेपो रेट ज्यादा हुआ है तो ज्यादा होने से लोन की ईएमआई सस्ती हुई है या ज्यादा हुई है यानी बढ़ी है। ये बातें आपको खुद सजेस्ट करनी है। एक और मेरा छोटा सा प्रश्न है, आरबीआई जिस रेट पर कॉमर्शियल बैंक्स को लोन देती है उसे हम नाम देते हैं, हमें पता चला है, उसे हम नाम देते हैं किसका? रेपो रेट का। अल्पकालिक ऋण जिस दर पर दिया जाता है दैट इज कॉल्ड रेपो रेट। बट कॉमर्शियल बैंक जिस रेट पर आम जनता को लोन देते हैं उसे क्या कहते हैं?
अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।